नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। हाथरस का एक छोटा सा गांव बूलगढ़ी आज पूरे देश में चर्चा का सबब बन गया है। बात कर रहे हैं हाथरस की गैंगरेप मामले की, जिसमें हाथरस की एक दलित लड़की गुड़िया, जो उसका काल्पनिक नाम है, गुड़िया के साथ रेप हुआ। उसके बाद उसकी हत्या हुई। उसको कई जगह से वो चोटें हुई थी, उसकी कई हड्डियों में चोट आई थी। उसे अस्पताल में रखा गया, स्थानीय अस्पताल में रखा गया। वहाँ के बाद उसे जब वहाँ हालत उसकी नाजुक हुई तो उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर उसकी हालत नाजुक हुई और उसने दम तोड़ दिया। बात यहाँ तक थी, तब भी गनीमत थी, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं इस मामले में, वो उन्होंने चर्चा का सबब बना दिया है। हाथरस के मामले में जब पीड़िता के शव को हाथरस के बूलगढ़ी गांव में लाया गया तो बिना परिवार को बताए, बिना परिवार की रजामंदी के और उसका शव का रात में करीब 2:30 बजे के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब रात में उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसमें वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है, उसमें उसके परिजन नहीं मौजूद हैं। मुखाग्नि आमतौर पे हिंदू परिवारों में परिवार का कोई सदस्य देता है, मुखाग्नि भी नहीं दी गई है परिवार के सदस्यों द्वारा। पुलिस ने पूरा अंतिम संस्कार कराया है। यही नहीं, हिंदू संस्कारों में रात में अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद पुलिस ने रात में अंतिम संस्कार कराया। उसके बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने जिस तरह का बयान दिया है वह भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि परिवार की रजामंदी ली गई थी, परिवार ने खुद कहा था कि हम इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहते, आप लोग इसका अंतिम संस्कार कर दिए। भला यह कतई संभव नहीं था, लेकिन उसके बाद एडीजी प्रशांत कुमार का बयान जिस तरह से आया, उस पर अभी बात चल ही रही थी कि उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर उसके परिवार के साथ वहाँ पर जो मीडिया मौजूद था, वहाँ पर जो विपक्षी दलों के नेता पहुँचे, यानी कि कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके साथ बदतमीजी हुई। राहुल गांधी गिरे, कल सीपीआई गई, वहाँ पर उनके साथ भी कम्युनिस्ट के लोग थे, वो लोग भी, उनके साथ भी हाथापाई की गई। पिछले 27 घंटे से मीडिया वहाँ मौजूद है। मीडिया को हाथरस के परिवारों से, पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अभी कुछ देर पहले ही मीडिया को अब बात करने की पीड़ित परिवारों से इजाज़त मिली है। इसीलिए हम आपके पास देर से आए। हमने खुद मीडिया के परिजनों से, वहाँ से सारे लोगों से बात की और अब आपके सामने बात रख रहे हैं ताकि हम इस मामले में सच्चाई जान सकते थे। जब इस पूरे प्रकरण की सच्चाई आई, हमने देर से सही, लेकिन आपको सही रिपोर्ट दिखाने के चलते एक एक तथ्यों को जुटाया। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में योगी सरकार लगातार गिरती जा रही है और पिछले कई लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस मामले में सरकार की खासी किरकिरी हो गई तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना, अपर प्रमुख सचिव सूचना दोनों को बदला और उन्होंने अमर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जिनके पास सूचना का भी प्रभार था, उनसे वापस लेकर के और उनकी जगह पर नवनीत सहगल को इसका प्रभार सौंपा है, ताकि मीडिया में जिस तरह की हाथरस को लेकर के निगेटिव रिपोर्टिंग हो रही थी उसको मैनेज किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति आपको बता दें जस की तस ही है, क्योंकि हालांकि नवनीत सहगल को ये माना जाता है, नवनीत सहगल मीडिया मैनेजमेंट अच्छा करते हैं। बसपा सरकार में जब सचान हत्याकांड हुआ था तब भी सरकार की किरकिरी हुई थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, तब नवनीत सहगल को लाया गया था। इसी तरह से अखिलेश यादव की सरकार के अंतिम दिनों में जो कानून व्यवस्था बर्बाद होने लगी, तब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री वो लेकर के नवनीत सहगल को आए और अब इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूचना के तौर पर नवनीत सहगल को लेकर के आए हैं। बात अभी नवनीत सहगल की नहीं है, बात यह है कि हाथरस के मामले में सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है और किरकिरी कराने में जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है वो वहाँ के डीएम की है और डीएम पर अभी तक शासन निर्णय नहीं ले सका है। आखिर क्यों, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों डीएम पर सरकार निर्णय नहीं ले रहा है और डीएम लगातार चिंता का सबब बन गए हैं। डीएम उलूल-जुलूल बयान दे रहे हैं। कल जब एक महिला पत्रकार उनके गांव में बूलगढ़ी जाने के लिए अड़ी थी तो उन्होंने उसको रोका और कहा कि तुम महिलाओं की वजह से ही बलात्कार होते हैं और उस महिला पत्रकार पर अनावश्यक टिप्पणी की।
जो गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी थी। किसी जिले के डीएम को ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देती है। 27 घंटे तक मीडिया वहाँ मौजूद रहा। जमाव गांव में, बोलगढ़ी गांव के 1.5 किलोमीटर बाहर पूरा मीडिया मौजूद है। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे मीडिया को पीड़ित परिवारों के परिजनों से बात करने की अनुमति मिली है। आपको बता दें, जब हमने इस पीड़ित परिवार से बात की तो जो चीज़ें सामने आई वह चौंकाने वाली थी। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवारों ने हमें रजामंदी दी है। उनके भाई ने कहा है कि आप लोग अंतिम संस्कार कर दीजिए और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। जबकि अभी जो मीडिया से बात की, उनके भाई, जो पीड़ित युवती थी जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसके भाई ने कहा कि हमने कोई रजामंदी नहीं दी थी और हमने ना ही गुड़िया को जब अस्पताल से लाया गया उसके बाद से लेकर के अंतिम संस्कार तक होने तक हमें उसका चेहरा देखने का मौका भी नहीं मुहैया कराया गया। उसने ये भी बताया कि ना ही हमने रात को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी। हमने ये भी कहा था कि हम कल दिन में अंतिम संस्कार करेंगे और खुद अपने हाथों से हम वो ये कहते कहते बिलखने लगता है कि हम अपने बहन को अंतिम समय देख भी नहीं सके और अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके। पीड़िता की मां की हालत बेसुध है, वह बात करते करते बेहोश हो गई हैं। और आपको बता दें, इन्हीं माँ और बेटों को लेकर के राजनीति हो रही है और सरकार ये कह रही है कि जो वीडियो जारी किया गया है वो गलत जारी किया गया है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। ये सरकार का कहना है, मीडिया इस पर राजनीति कर रहा है। कुछ चैनलों की बात छोड़ दें तो दरअसल इसमें सच्चाई ये है कि राजनीति कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ सरकार सही ढंग से अपना काम नहीं कर पा रही है, जिसके चलते योगी सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। पीड़िता का बयान खुद आया है। पीड़िता ने खुद बयान दिया है कि वह उसके साथ दुराचार हुआ है। उसकी मां ने बताया वह उसके साथ गई थी खेत में, तभी उसके गांव का एक संदीप ठाकुर नाम का व्यक्ति था जिसने उसके साथ ये आरोप लगाए। उसके बाद उसकी हत्या हुई। उसके बाद उसको मारा पीटा गया, बुरी तरह से चोटी थी, उसका अस्पताल ले गए, वहाँ से दिल्ली लेकर के आए। ये तमाम सारी चीज़ें पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई ने बताया। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि संदीप ठाकुर भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, उनके मुख्यमंत्री हों चाहे किसी से भी हों, सबसे उनके अच्छे संबंध हैं, इसीलिए उन पर रेप का मामला नहीं बन रहा है। उधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पहली बार, शायद उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है, साथ में परिजनों का भी आदेश दिया है। परिजनों का कहना है कि हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। हम नार्को टेस्ट क्यों कराएं, हमारा क्या दोष है, जबकि हमारे परिवार की बेटी गई है और हम जो भी चीज़ें हैं वह सामने कह रहे हैं। नार्को टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम नार्को टेस्ट कराने के लिए, पीड़िता का भाई ने कहा सरिता प्रवासी, कि हम किसी भी हालत में पीड़िता का अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। उधर आपको बता दें कि जो पुलिस वाले हैं, इस मामले में एसएसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी के साथ ही जो हाथरस का बुरड़ी गांव है वहां का थाना इंचार्ज को, वहां चाहे एचएस को, और इस तरह कुल मिलाकर के एसपी समेत 5 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। और अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी दोनों लोग हवाई जहाज से निकल चुके हैं और 15-20 मिनट के अंदर वो लोग हाथरस के बुलगढ़ी गांव में पहुंचेंगे और उसके बाद उनसे मुलाकात करेंगे। और माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी और यह भी संभव है कि डीएम पर गाज गिरे, क्योंकि डीएम पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई होना तय है और उन पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। सरकार जितना देर कर रही है उतना ही सरकार की छवि खराब हो रही है, क्योंकि डीजीपी जिस तरह से डीएम वहाँ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं वह सरकार के लिए किरकिरी का सबब बन गया है। उधर आपको बता दें, गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। उसके बाद उन्हें पीड़िता के परिजनों से नहीं मिलने दिया गया और उसके बाद वो लोग वापस लौट गए थे। हाथापाई हुई थी जिसमें राहुल गांधी गिर भी गए थे, उनके हाथ में चोट लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिर से सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ हाथरस निकल चुके हैं और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि हमें पीड़िता के परिजनों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये लाठियां हमें नहीं रोक सकती, ये सरकार की आवाज़ नहीं रोक सकती। मायावती ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने दलित युवती के साथ जिस तरह से बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हुई है
इस घटना को राष्ट्रपति से भी शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा है और कहा है मुख्यमंत्री को गोरखपुर के मठ में चले जाना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि सरकार को योगी को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार 1 मिनट का भी नहीं है। उधर आपको बता दें कि अखिलेश यादव सपा प्रमुख इस समय लंदन में हैं। वह कल दिल्ली लौट रहे हैं और दिल्ली लौटने के बाद वो सीधे कल यानी रविवार को हाथरस जाएंगे और हाथरस जाके पीड़ित परिवारों के परिजनों से मिलेंगे। अब जबकि आपको बता दें कि एक एफएसएल रिपोर्ट भी आई है इस मामले में, जिसमें साफ साफ पुष्टि हुई है कि पीड़िता के साथ किसी तरह का दुराचार नहीं हुआ है। उस पर स्पर्म रिपोर्ट भी नहीं मिली है और उनके कपड़ों पे स्पर्म भी नहीं मिला है, यानी कि माना जा रहा है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। फिलहाल सच क्या है यह तो जांच के बाद सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसआईटी जांच की गठन किया है। एसआईटी जांच 7 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी जांच की रिपोर्ट भी जिस तरह से काम कर रही है एसआईटी, जब मीडिया 3 दिन से वहां मौजूद है, हाथरस के पीड़ित परिजनों से मिलना चाहता था और चाहता था कि पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर ले, तो मीडिया को बताया गया कि वहाँ पर एसआईटी टीम मौजूद है, एसआईटी टीम वहाँ पर जांच कर रही है और एसआईटी टीम लोगों से वहाँ पर है, इसीलिए मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जाए। आज जब मीडिया वहाँ पहुँचा तो पीड़िता के भाई ने बताया कि एसआईटी टीम तो वहाँ परसों ही चली गई थी और कल दिन भर उनके साथ किसी से बातचीत नहीं हुई, यानी कि डीएम ने वहाँ पर पीड़िता के परिजनों से दबाव बना रखा है, उनको बात नहीं करने दिया रहा। आज जब बहुत दबाव पड़ा और मीडिया लगातार धरने पर बैठा था 27 घंटे से, तब आज मीडिया को उन लोगों से बातचीत करने की अनुमति मिली और जब बातचीत हुई तब सामने सारा सच आ गया है। उधर एक बिल्कुल तथ्य ये साफ है कि जब कोई पीड़िता मृत्यु की स्थिति में होती है और उसके कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई तो वही बयान अंतिम माना जाता है। उस वीडियो में उसने साफ कहा है कि उसके साथ दुराचार हुआ है, यानी कि अब उसके बाद किसी और जांच की जरूरत नहीं है। इसी मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश अवस्थी, सीओ, एसओ और जो है डीएम सबको एसपी सबको तलब किया है और 12 तारीख को इस मामले में सुनवाई भी होगी हाई कोर्ट में कि क्या चीज़ें सच हैं क्या झूठ है। इसी के चलते सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें मामला इतना गंभीर है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले के तत्काल बाद योगी आदित्यनाथ से बात की थी और योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर बात करने की संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही है कि जितना कदम वो आगे बढ़ते हैं उनके हाथ से हाथरस का मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। हाथरस योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलता जा रहा है और उसके रस का विपक्ष जितना फ़ायदा उठा रहा है उतना शायद किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाथरस के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपए की तत्काल मदद और एक घर और पीड़िता के भाई को सरकारी नौकरी का ऐलान किया है, जबकि पीड़िता के परिजनों ने कहा कि हमें ना मकान चाहिए, ना हमें घर चाहिए, ना हमें सरकारी नौकरी चाहिए। उसके पीड़िता के भाई ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि उसे घर नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि उसकी बहन के साथ जिसने उसकी बहन की ये स्थिति की है उसे उसका दंड मिले और उससे उसकी सज़ा भी उसी तरह से मिले जिस तरह उसकी बहन ने घुट घुट कर दम तोड़ा है। आपको बता दें कि इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं हाथरस के मामले में सरकार लगातार पिछड़ती जा रही है और अब सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और सरकार जितना आरोपियों का, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कहा है कि वह पीड़ित दुराचारियों के साथ सख्ती से निपटते हैं, उसकी चौराहे पर तस्वीर लगाई जाती हैं, लेकिन अभी हाथरस के पीड़ितों के परिजन जो आरोपी हैं उनकी कोई तस्वीर चौराहे पर नहीं लगाई गई है और उनके साथ जिस तरह के मामले आए हैं वह मामलों में धाराएं दर्ज नहीं की गई हैं। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि सिर्फ पीड़िता की मौत चोट लगने की वजह से हुई है, ये एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है। अब देखना है कि एसआईटी रिपोर्ट अपनी क्या जांच सौंपती है और इस रिपोर्ट में क्या सच सामने आता है। धन्यवाद, शुक्रिया।